हेलो एवरीवन, द डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला न्यूज़ देखते हैं। 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो सरकार ने घोषणा किया है कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर करने का फैसला किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसके अंतर्गत 4.5 करोड़ परिवार शामिल होंगे और लगभग 6 करोड़ नागरिकों को यह सम्मान प्राप्त होगा। साल के ऊपर का जो हर बुजुर्ग है उसको शामिल किया है। इसमें न केवल गरीब ही बल्कि मध्य वर्ग या उच्च वर्ग, किसी भी वर्ग में आप हो जो 70 साल या उससे ऊपर के हैं तो आयुष्मान भारत में आपको कवर मिलेगा। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है। इस पर लगभग 70,125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह रकम वित्त वर्ष 2025 से अगले 5 वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर खर्च किया जाएगा। चौथे चरण में देश के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 70,125 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उसमें जो केंद्र सरकार राशि देगी 49,087 करोड़ रुपए का होगा और राज्य सरकार लगभग 21,037 करोड़ रुपया वहन करेगी। ठीक है, वो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय से पीएम ई ड्राइवर योजना को मंजूरी दी है। तो पीएम ई ड्राइवर योजना को मंजूरी दे दी गई है क्योंकि मार्च 2024 तक फेम कार्यक्रम क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। उसकी जगह ही यह पीएम ई ड्राइवर योजना लेगा। पीएम ई ड्राइवर योजना के तहत 88,500 चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक और अन्य इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे और इसके खरीद पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज है वो जल विद्युत परियोजना के मंजूरी से है और इसमें सरकार 12,461 करोड़ रुपए खर्च करेगी और सरकार का लक्ष्य है कि 31,350 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाए और इसके लिए 12,461 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। यह परियोजना अगले 8 वर्षों में क्रियान्वित होगी। ठीक है, और ये प्रस्ताव किसने रखा था? बिजली मंत्रालय ने रखा था, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। ठीक है, यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक चालू रहेगा। ठीक है, और जो नया जल विद्युत क्षमता का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2031-32 तक वह है 30 गीगावाट का। ठीक, ये थंडर प्लस एक कंपनी है। अब डाकघरों में भी चार्ज होगा आपका इलेक्ट्रिक वाहन। तो इंडिया पोस्ट ईवी चार्जिंग की शुरुआत की जा रही है। थंडर प्लस ट्रिनिटी क्लीनटेक ईवी चार्जिंग का ढांचा तैयार करेगी और वो सभी डाकघरों में लगाने का प्रयास करेगी। वर्तमान समय में जो उन्होंने पहला प्रयास किया है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सैनिकपुरी डाकखाने में किया है और सैनिकपुरी डाकखाना देश में अपनी तरह का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला जो ईवी चार्जिंग स्टेशन किस डाकखाने में लगाया गया है तो वो है सैनिकपुरी। ठीक है, अब थोड़ा सा डाक घर के बारे में जान लीजिए। इसकी शुरुआत 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, 1766 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी मेल को शुरू किया था और आज़ादी के बाद यही जो है भारतीय डाकघर बन गया है। तो देखिए, पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हुआ था। तो उसमें उन्होंने लक्ष्य रखा है कि देश के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का आकार 2030 तक कितना हो जाएगा, 500 अरब डॉलर करने का टारगेट है। अभी यह कितना है, 150 अरब डॉलर से थोड़ा अधिक है। मतलब इस दशक के अंत तक इसका लक्ष्य 500 अरब डॉलर करने का है। इससे लगभग 60 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है।
तो इसके लिए प्रयास क्या हो रहे हैं, तो देखिए 1 लाख करोड़ रुपए का अनुसंधान एवं विकास फंड बन रहा है। ठीक है, इसके साथ निवेश को आकर्षित किया जाएगा और आपूर्ति श्रृंखला को भी विकसित करने का चौतरफा प्रयास किया जा रहा है। एक कंपनी है एनएक्सपी। एनएक्सपी ने 2 साल में शोध एवं विकास पर $1 अरब निवेश करने की घोषणा की है। वर्तमान में भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 20% की। वो है यूपी से। योगी सरकार ने मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने के लिए झांसी को क्लस्टर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का झांसी जिला अब मूंगफली के लिए भी जाना जाएगा। पहले ये किस चीज के लिए जाना जा रहा था, सॉफ्ट टॉय के लिए। ठीक, और ये जो योजना है वो उन्नत खेती के लिए विश्व बैंक की मदद से चलाई जा रही यूपी एग्रीज योजना के तहत ये विकसित किया जाएगा। तो आप मूंगफली के बारे में जान लें। डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के 2013-14 से 2015-16 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर मूंगफली का उपज कितना होता है, 1542 किलोग्राम। ठीक है, इसके साथ ही देश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में। उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु में। गुजरात 2025 से है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निर्णय लिया है कि तीसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ होगा, 11 से 15 जून के बीच में लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज जो है हेल्थ सेक्टर से संबंधित है कि सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और तमिलनाडु सबसे पीछे है। ठीक है, देश भर में पिछले 2 वर्ष में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तहत स्कैन और शेयर डेटा के अनुसार ओपीडी में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे लगभग 4.7 करोड़ हुए थे और उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 और तमिलनाडु सबसे अंतिम पायदान। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के डैशबोर्ड के हिसाब से 5 सितंबर तक जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के बाद किसका स्थान आता है, आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा स्थान जो आता है वो बिहार का आता है। इस सूची में तमिलनाडु सबसे नीचे और नीचे से दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है। देश में सबसे ज्यादा ओपीडी पंजीकरण वाले 25 अस्पतालों में से 15 कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और 5 कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। और ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण में एम्स नई दिल्ली का स्थान सबसे ऊपर है, मतलब पहले स्थान पर हॉस्पिटल के रूप में यह शामिल है। अब ये देखिए BRAP, ब्राप, ये क्या है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। ब्राप 2022 में कारोबारी सुधार करने वाले राज्यों में सबसे ऊपर कौन आया है, एमपी को टॉप अचीवर ठहराया गया है। ठीक है, और इसकी घोषणा किसने की है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। तो देखिए ब्राप है क्या, देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए कारोबारी सुधारों का आकलन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि उन्होंने कारोबारों और नागरिकों को क्या सुविधा प्रदान की है। राज्यों को 25 पहलों के आधार पर अंक दिया जाता है। इसमें से 15 सुधार कारोबार के लिए होता है और 10 जो है नागरिकों से संबंधित होता है। तो इसमें अव्वल कौन आया है, एमपी। एक न्यूज है एनसीपीसीआर से, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मदरसों को तो आरटीई, राइट टू एजुकेशन से छूट दी गई है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, बच्चों की संवैधानिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो एनसीपीसीआर क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2007 में हुई थी। और इसको किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005 के अकॉर्डिंग। तो एनसीपीसीआर ने कहा
कि मदरसों के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के दायरे से बाहर रखने से इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को उसी कानून द्वारा गारंटीकृत संवैधानिक सुरक्षा नहीं छीनी जा सकती। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था और इसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये मामला ये है कि अभी इलाहाबाद हाई उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इससे राज्य के द्वारा इनकी फंडिंग बंद हो गई है, तो इसीलिए यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जो मदरसा हैं वो आरटी के अंतर्गत क्यों नहीं आते, क्योंकि 2012 में एक संशोधन किया गया था, उसके बाद ये आरटी से बाहर रखे गए थे। इसके खिलाफ 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर भी हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आरटी से बाहर रखने का ही फैसला सुनाया था, तो पुनः इसको चैलेंज किया गया है। तो ये न्यूज डिफेंस सेक्टर से है। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 70B ब्रावो को शुरू किया है। इसके अंतर्गत 7 नए अत्याधुनिक फ्रिगेट को मंजूरी दी गई है। तो आप जान लीजिए कि प्रोजेक्ट 17 और प्रोजेक्ट 17 ब्रावो में क्या अंतर है, प्रोजेक्ट 17A क्या है। तो देखिए प्रोजेक्ट 17A जो है, प्रोजेक्ट 17A शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट का अनुवर्ती मतलब अगला चरण है। ठीक है, और प्रोजेक्ट 17 ब्रावो स्टील फ्रिगेट नीलगिरी श्रेणी के फ्रिगेट का अनुवर्ती मतलब एडवांस चरण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जिन्हें प्रोजेक्ट 70A श्रेणी के फ्रिगेट के रूप में भी जाना जाता है। इसको बना कौन रहा है, तो मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन डिश शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अब एक न्यूज और भी है डिफेंस से, वो है अभ्यास तरंग शक्ति। तो यह भारत का पहला प्रमुख बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। ठीक है, इसका प्रथम चरण 6 से 14 अगस्त को सुलूर में आयोजित हो चुका है और इसका दूसरा चरण 29 अगस्त को जोधपुर में शुरू हुआ और वो 14 सितंबर को खत्म होगा। इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले देश हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ग्रीस, अमेरिका और सिंगापुर है। तो ध्यान रखिएगा तरंग शक्ति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, बहुपक्षीय और भारत का पहला है। ये न्यूज क्या है कि पीएम मोदी ने महत्वाकांक्षी हरित हाइड्रोजन लक्ष्यों का खुलासा किया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 11 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली में कहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया, उसका उद्घाटन किया है। तो दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। इसमें भारत के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 से 2030 के लिए हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे 6 लाख नौकरियां पैदा होगी। और हरित हाइड्रोजन क्यों उपयोगी है, तो आप सबको पता है इसके लिए डिकार्बोनाइज करने के लिए। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, रिफाइनरी सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, इस्पात सेक्टर में, भारी शुल्क वाले परिवहन और कठिन से कठिन विद्युतीकरण के क्षेत्र में इसका उपयोग कर डिकार्बोनाइज किया जा सकता है। लास्ट न्यूज देख लीजिए, टेलर स्विफ्ट और पोस्ट मेलोन को फोर्टनाइट के लिए क्या मिला है, शीर्ष वीडियो संगीत पुरस्कार। रॉयटर के अनुसार टेलर स्विफ्ट और पोस्ट मेलोन के सहयोग से बनी एल्बम फोर्टनाइट ने बुधवार को न्यूयॉर्क में आयोजित MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड में वीडियो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, तो फोर्टनाइट याद रखिएगा टेलर स्विफ्ट की एल्बम है और एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड MTV वीडियो में मिला है। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। धन्यवाद।